चलिए तो आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट लेक्चर अबाउट मर्केंटाइल लॉ, दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन अबाउट मर्केंटाइल लॉ और इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट and especially the essentials of a valid contract. These are the two areas: definition of contract and essentials of a valid contract. These are the two things basically I am going to cover today. Now देखिए, सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऑफर जो किसी ने एक्सेप्ट किया, और अगर उसने एक्सेप्ट करने के बाद वो काम ठीक से नहीं किया या ऑफर करने वाले ने काम ठीक से नहीं किया, तो दोनों में से कोई भी पार्टी उस बात को कोर्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करा सके, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी ने भी किसी को कोई बात कही, आप मुझे ये प्रोडक्ट दे दोगे, पेमेंट देके मैंने एक चीज खरीदी, वो चीज ठीक नहीं निकली, या कोई सर्विस की मैंने बात की, वो सर्विस ठीक से नहीं हुई, कुछ भी ऐसी कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल एग्रीमेंट जो अगर ठीक से नहीं हुआ तो उसके बाद हम कंप्लेंट करके कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट करा सकें, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील किससे करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन से, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन या यू कैन से क्रिएशन, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होगा, कैसे फॉर्म होगा। ठीक है ना, पार्टीज आपस में कैसे डील करेंगी, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, क्रिएट हो गया, तो परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आपस में क्रिएट हो गया, पार्टीज ने डिसाइड कर लिया, तो वो उसको परफॉर्म कैसे करेंगी। And then third is what are the remedies in case of breach. ठीक है, what are the remedies in case of breach. अगर कल को वो चीज पूरी नहीं हुई, ब्रीच यू समझते हैं, ब्रीच इज ब्रेक, तोड़ना, वायलेट करना, जो आपस में तय हुआ टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर हमने उनको तोड़ा, वो चीज वैसे नहीं की जैसे एग्री की थी, देन दिस इज ए वायलेशन, दिस इज ए ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। देन व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? So these are the three core areas which are covered by Indian Contract Act. यानी एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, फिर वो कैसे होगा, और अगर गड़बड़ हो जाए तो कैसे, फिर होना क्या है, मतलब व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तीन चीजों में और डील करता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड है, लेकिन ये हमारे सीपीटी के सिलेबस में कवर्ड नहीं है। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दूंगा, लाइट इंट्रोडक्शन अबाउट द थ्री काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। थ्री स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, थ्री स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने पढ़ने हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। सबसे पहला इसमें है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट क्या है? जैसे किसी ने कोई चीज दूसरे को दे दी, पोजेशन ऑफ गुड्स, पोजेशन ऑफ आइटम, कोई गाड़ी है, कोई घड़ी है, बुकिश एग्जाम्पल ने तो हमेशा लिखा होगा हॉर्स, या इस तरह की कोई भी चीज़ें किताबों में लॉ की मैंशनड होती हैं। एक चीज़ हमने दूसरे को दे दी, आइदर फॉर कस्टडी और फॉर सम अदर टेम्परेरी पर्पस। अगर जो चीज़ हमने दूसरे को दी है वो परमानेंटली उसके पास रहने वाली है, फिर वो बेलमेंट नहीं है, फिर वो या तो सेल है या गिफ्ट है। अगर पैसे में दी है तो सेल है, और फ्री में दी है तो गिफ्ट है। तो बेलमेंट इज व्हेन यू डिलीवर सम आइटम टू अदर पर्सन फॉर सम पर्पस, इट मे बी रिपेयर आल्सो, जैसे रिस्ट वॉच रिपेयर के लिए दी है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। या लोग गाड़ी दे देते हैं गैराज में फॉर सर्विस और फॉर रिपेयर, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, अ लॉ इज एप्लीकेबल ऑब्वियसली। हरी बात समझ में?
सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। प्लेज होता है जब हम किसी चीज को गिरवी कर देते हैं, यूजली एज ए सिक्योरिटी ऑफ लोन। जैसे मैंने लोन लिया किसी से, तो हो सकता है कि मैं अपनी ज्वेलरी उसके पास एज ए सिक्योरिटी रख दूं, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ठीक होगी बात? इस पे भी लॉ एप्लीकेबल है कि जो प्लेज करेगा उसके लिए क्या रूल्स हैं, जो प्लेज लेगा उसके लिए क्या रूल्स हैं, अगर लोन कल को टाइमली वापस नहीं किया तो आप एसेट सेल कर सकते हो। सो मेनी अदर प्रोविजंस आर देयर which are contained in the Indian Contract Act relating to contracts of bailment and pledge that you will study in IPCC, CPT पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपके मुंह से वर्ड निकला अभी मॉर्टगेज। मॉर्टगेज और प्लेज में सिर्फ इतना फर्क है कि मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड टर्म है और प्लेज मूवेबल से, यानी कि जहां पर हम प्रॉपर डिलीवरी नहीं दे सकते, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की डिलीवरी नहीं देते, उसकी एक तरह से यू कैन से सिंबॉलिक डिलीवरी होती है, कीज दे दी या पेपर्स दे दिए, दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेज। ठीक है, और जहां हम आइटम ही एज इट इज डिलीवर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेज। क्लियर? दूसरा स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी क्या है? जब हम किसी के साथ डील करते हैं तो सम टाइम हम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी देते हैं कि अगर आपको हमारी वजह से कोई नुकसान होगा कुछ भी, तो हम उस लॉस को, उस नुकसान को कंपेंसेट करेंगे, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं इनडायरेक्टली हो सकता है कि आपसे लिखवा लूँ कि भी अगर आप मेरी प्रीमाइसेस में आएंगे और कोई तोड़फोड़ करेंगे तो यू विल बी लायबल फॉर द लॉसेस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अगर कोई नुकसान आपकी वजह से होगा तो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, या जैसे मैं एक बुकिश एग्जांपल लिया करता हूँ इस बात को समझाने के लिए, जो कि कॉमन है, जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बना रहा है ना, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन भी दे सकता है कि अगर मैंने ये बिल्डिंग बनाई जो कि आर्किटेक्चुरली रॉन्ग हुई अगर, या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई, सपोज कंस्ट्रक्शन वीक हुई, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो आर्किटेक्ट की है ना, वो बिल्डिंग गिर गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई, देयर प्रूव लेटर ऑन इट इज प्रूव दैट देयर आर सम आर्किटेक्चुरल डिफेक्ट्स, तो ही विल इंडेमनीफाई द ऑनर अगर उसकी वजह से कोई भी नुकसान होता है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, देन वी हैव ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी क्या होता है? जब किसी ने लोन लिया मान लेते हैं और वो दूसरे से गारंटी करा दे कि अगर मैंने लोन वापस नहीं किया तो ही विल पे। जैसे मान लेते हैं यंग एज में आप कोई लोन लेते हैं और आप अपने पेरेंट्स की गारंटी करा देते हैं। सपोज आपने एक एजुकेशन लोन लिया, यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज डूइंग योर MBA, है ना, सो उसमें क्या हो सकता है कि पेरेंट्स हो सकता है उस लोन को गारंटी करें। एक तो हो सकता है कि पेरेंट्स ही लोन लें, बट सपोज आप कहते हो कि आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं कुछ जॉब करके somehow I will repay my loan, but in case I am not able to repay, then my parents will repay. That is a contract of guarantee. When the third person, anybody, guarantees the performance by the second person to the first person. एक तरह से जो मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया, यानी क्रेडिटर को हम गारंटी कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल डेटर है उसका लोन हम पे करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी तो जैसे नाम से क्लियर है, कोई चीज मैंने अगर खुद करनी है और मैं नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज आई एम बिजी और लाइक आई एम समवेयर एल्स आउट ऑफ स्टेशन और एनीथिंग, देन मैं क्या कर सकता हूं, वही काम किसी और से भी करवा सकता हूं, देन ही इज माई एजेंट। एजेंट इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, आइदर विदाउट रेम्यूनरेशन और विद रेम्यूनरेशन, वॉट एवर। यूजली तो कमीशन एजेंट्स होते हैं जो सेल्स करते हैं प्रोडक्ट्स की। That is the simplest kind of agency contract. Simplest kind of agency contract is कि there is somebody who is our commission agent. उसको हमने माल भेजना है, वो उसने आगे बेच देना है, बात खत्म। Simplest kind of a thing. इसके बदले में उसको कुछ कमीशन मिलेगा। कमीशन एजेंट्स होते हैं। सो ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आती है? चलिए, नाउ एक चीज आपकी नॉलेज में और होनी चाहिए, वो ये कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये 1930 का है, ये 1932 का है।
ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये दोनों भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे। यानी बिफोर 1930 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स वर कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। बिफोर 1932 द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पार्टनरशिप वर कंटेन्ड इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ, बट बाद में इनको अलग एक्ट कर दिया। ये दोनों हमारे सिलेबस में हैं। तो अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो सीपीटी के लॉ के सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं एक तरह से, अगर उसको लेके चलें, हमारी फर्स्ट क्लास है और हम इसको समझ रहे हैं, तो उस हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही हमारा सिलेबस है एग्जैक्टली देखा जाए तो। वो देखने में 3 चैप्टर्स लगते हैं, लेकिन वो 2 चैप्टर भी कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट थे। यानी ले देके सेल ऑफ गुड्स में भी हम सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टडी करेंगे, और पार्टनरशिप में भी बेसिकली उनके कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस के बारे में ही डिस्कशन ज़्यादा रहेगा। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट नहीं था तब, वो प्रोविजंस थे, प्रोविजंस को अलग करके एक एक्ट बना दिया। क्या लिखा है? 1930 से पहले सेल ऑफ गुड्स के बारे में लिखा है। बिफोर 1930 आल्सो कंटेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन पार्टनरशिप। सेक्शन 76 to 123 related to sale of goods were repealed. Repealed means खत्म हो गए in 1930 and a separate act called sale of goods was enacted. ठीक, सर मैं पूरा पढ़ लूँ आपके लिए, if you are kindly allow me. Similarly, section 239 to 266 relating to partnership were repealed in 1932 when the Indian Partnership Act was passed. इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये सेक्शन 1932 में खत्म करके पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ। ठीक है, इज इट क्लियर? सो ये दोनों 1930 एंड 32 में रिस्पेक्टिवली अलग एक्ट बन गए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस है जो हमें पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ने सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। वी विल नॉट डील विद द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दीज 2 एक्ट्स आर देयर इन द सिलेबस। ठीक है, 2 बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में और हैं जो बेसिक्स ही हैं बिल्कुल। एक तो ये एक्ट जो है वो पास हुआ कब? 1 सितंबर 1872। ठीक है, अब नेचुरली उस समय तो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बट तब भी इट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट ओनली। पार्लियामेंट तब भी थी, तो इट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट ओनली, बट इट वाज पास्ड बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन 1 सितंबर 1872। ठीक होगी बात? और दूसरी बात इसके बारे में यह है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया except Jammu and Kashmir. It extends to whole of India except Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर का स्टेट है, वहाँ पे हमारे बहुत सारे एक्ट, नॉट ओनली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते अभी भी। उसका रीज़न है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है अपने एक्ट पास होते हैं लोकल लेवल पे। देखिए इंडिया में जो एक्ट हैं, जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो 2 तरह से हैं मेनली। एक सेंट्रल एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, या कंपनीज एक्ट है, तो ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है ना। और बहुत सारे एक्ट होते हैं, जैसे स्पेशली सेल्स टैक्स के एक्ट हैं, वैट, आजकल उसको बोलते हैं वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, सेल्स टैक्स। तो उसके जो एक्ट पास होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। जैसे दिल्ली का वैट होगा तो वो दिल्ली में ही एप्लीकेबल होगा। वैट तो हर स्टेट में है, लेकिन राजस्थान का वैट अलग होगा, हरियाणा का वैट अलग होगा, तो वो लोकल एक्ट होता है जो सिर्फ उसी स्टेट पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां पर ज्यादातर प्रोविजन, ज्यादातर रूल्स जो हैं वो उनके अपने लोकल एक्ट के ही एप्लीकेबल होते हैं। सेंट्रल एक्ट वहां पर अभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उसी टाइप का एक एक्ट है। ये कश्मीर की ना समस्या ही है, ढंग से ना इंडिपेंडेंट के टाइम पर ना सॉल्व नहीं हुआ था मैटर, इसीलिए हमेशा आपने सुना होगा कश्मीर समस्या, उसका मैटर वो चल ही रहा है, वो ढंग से आज तक सॉल्व नहीं हुआ। वो आज भी समझ में नहीं आता, मेरे को लगता है, मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ ना, मुझे ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज है, बट मुझे लगता है वहाँ के लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि हम इंडियंस हैं या पाकिस्तानीज हैं। वो लोग कंफ्यूज ही हैं, इसीलिए झगड़ा चल रहा है। और यही रीज़न है कि अभी तक ढंग से बाय हार्ट इंडिया को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाए, है ना। लेकिन शायद ना इंडिया पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ना चाहता है, ना पाकिस्तान आज तक दूर हो पाया, तो एक कन्फ्यूजन चली रही है। सो इतना इनफ है हमारे लिए। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल है, मीन्स ऑल इंडियन स्टेट्स, ऑल यूनियन टेरिटरीज, बट जम्मू एंड कश्मीर इसकी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये है बिल्कुल एकदम बेसिक 1-2 बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जो हमें शुरू करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कॉन्ट्रैक्ट।
मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो सेक्शन 2H में जो दिया है वो ये है दैट इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. ठीक है। नाउ अब इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट आई जो हमारी समझने की हैं। एक आई टर्म एग्रीमेंट समझना है और दूसरा आया एनफोर्सिबल क्या होता है ये समझना है। दो चीजें आ गई अलग अलग। वन इज एग्रीमेंट, द अदर इज एनफोर्सिबल। क्लियर। नाउ लॉ के हिसाब से एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। प्रॉमिस और एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं, यानी कि एग्रीमेंट का मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। किसी भी चीज को अगर हमने एक को ऑफर किया और वो बात उसने मान ली तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स ए प्रॉमिस और बिकम्स एन एग्रीमेंट। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड, आई एम सॉरी, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल है। यानी कि अगर हम किसी को ऑफर ना करें, अपने आप से कोई कुछ भी कर रहा हो तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है। पहले ऑफर होना जरूरी है। इसी तरह से ऑफर के साथ साथ अगर ऑफर एक्सेप्ट ना हो तो अपने आप से वो एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा। ऑफर भी होना जरूरी है और एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ एग्रीमेंट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये दो तरह के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं। एक नॉन कमर्शियल और एक कमर्शियल। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या एग्रीमेंट को आई एम क्लासिफाइंग इन टू पार्ट्स। वन इज अ नॉन कमर्शियल एंड द अदर इज कमर्शियल। ठीक हो गई बात? नाउ अगर मैं बात करता हूं नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट्स की, नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है पर्सनल एग्रीमेंट्स। ठीक है। अगर मैं नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है पर्सनल एग्रीमेंट्स। जैसे दो फ्रेंड्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ, एक ने प्रपोज किया, ऑफर किया फिल्म देखने चलें, दूसरे ने कहा चलते हैं, या रेस्टोरेंट में चलें, चलते हैं, बाद में वो नहीं गया तो क्या हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता उस बात का? दैट इज द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग हियर। सो एज पर लॉ दिस इज ए पर्सनल एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। इस बात के लिए आप कोर्ट केस नहीं कर सकते। जो नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं दे आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब कोर्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट्स। इसी तरह से इसके अंदर आ जाएगा आपका मॉरल एग्रीमेंट्स। कुछ भी आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस ऑफ गुड बिहेवियर, प्रॉमिस ऑफ ऑनेस्टी, प्रॉमिस ऑफ हार्ड वर्क, प्रॉमिस ऑफ डिसिप्लिन, मॉरल एग्रीमेंट्स। देन वी हैव सोशल एग्रीमेंट्स। सोसाइटी लेवल पे आपने कोई हेल्प करने की किसी को प्रॉमिस किया, कुछ भी। सोसाइटी में सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द लाइफ। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है किसमें, मोरल और सोशल में। मॉरल तो हो गया कि एक आपके बिहेवियर के बारे में, सोशल हो गया कि सोसाइटी के एंगल पे आप किसी को हेल्प करने की कुछ बात करें, समाज के लेवल पे, जैसे होता है ना सामाजिक लेवल पे। सोशल जैसे होता है ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सर्विस,
मतलब आप समाज को हेल्प करें, एक तो अपने आप को ठीक करना, एक समाज को हेल्प करना या उसको ठीक करने की कोशिश करना, सोशल एग्रीमेंट्स। और चौथा इसके अंदर आ जाता है रिलीजियस, जैसे आपने किसी टेम्पल को, मंदिर को, गुरुद्वारे को, मस्जिद को, किसी को बोला हेल्प करने के लिए कि ठीक है हम तुमको हेल्प करेंगे। सो ऑल सच काइंड्स ऑफ थिंग्स आर कवर्ड बाय दिस। एज पर लॉ दीज आर नॉट एनफोर्सिबल। नॉट एनफोर्सिबल का क्या मतलब हो गया? अगर ये बात पूरी नहीं की, आपने एक मंदिर को बोल दिया कि मैं रोज आऊंगा 2 घंटे सेवा करूंगा, फिर आप नहीं गए, तो इस बात के लिए आपकी कंप्लेंट नहीं की जा सकती, इस बात के लिए आपको कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज अ रिलीजियस काइंड ऑफ थिंग, पर्सनल काइंड ऑफ ए थिंग, नॉन कमर्शियल काइंड ऑफ ए थिंग। एक बात आपने कही नहीं पूरी हुई तो ये मान के चला जाएगा कि इसमें कोई कमर्शियल काइंड ऑफ ए थिंग जनरेट नहीं कर लिया आपने इस बात से, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट्स में आपने चाहे कुछ कहा या नहीं कहा, ये मान के चला जाएगा कि जो बात आपने कही है वो आप पूरी करोगे। जहां रुपए पैसे का लेन देन होता है यूजुअली, उसके अंदर ये बात एक तरह से प्रिज्यूम्ड ही होती है कि भाई आप इस चीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करोगे। अगर आप कल को प्रॉपर्ली उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करते, हरी बात समझ में, इन दैट सिचुएशन यू कैन डेफिनेटली कोर्ट, यू कैन डेफिनेटली मूव द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर तो आप जा ही सकते हो ना, जो भी कंप्लेंट का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को तो आप पूरा करने के लिए कर ही सकते हो। एनफोर्सिएबल का मतलब यह है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। फोर्स क्या होता है? पावर। मींस आपके पास ये ताकत है, आपके पास ये एलिजिबिलिटी है कि अगर कोई आदमी काम ना करे ठीक से तो आप कोर्ट में जा सकते। कोर्ट का मतलब सीधा जरूर नहीं कोर्ट में ही जाना होता है, कोर्ट का मतलब ये भी होता है कि जो प्रोसीजर है कंप्लेंट करने के उसमें आप जा सकते हो, यानी कि कानून आपकी मदद करेगा एक तरह से। अभी समझ लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी इंप्लीमेंटेशन में लॉ इज गोइंग टू हेल्प, दैट इज एनफोर्सिएबल, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप समझ गए, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये सारे एग्रीमेंट हैं, इसका मतलब ये सारे, अगर मैं पूछूं एग्रीमेंट हैं तो आपका क्या जवाब होगा? द आंसर इज यस, ऑल दीज आर एग्रीमेंट्स, क्योंकि इनमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन है ऑफर एक्सेप्टेंस, यहां पर हर एक में ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट एनफोर्सिबल। नहीं है, उसका रीजन यहां से पता चल रहा है कि दैट दे आर नॉट एनफोर्सिबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इज इट क्लियर? अब मैं एक सेंटेंस बोर्ड पे लिख रहा हूं जो कि एग्जाम में भी आ सकता है, आया भी हुआ है, वो ये कि all contracts are agreements, but all agreements are not contracts। ठीक है, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ऑब्वियसली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनेगा ना जब वो एग्रीमेंट हो, वो बात अलग है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी दोनों चीजें चाहिए, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो पर्सनल नेचर के हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। सो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है और इसको आपने अच्छे से समझना भी है और याद भी रखना है। इज इट ओके टिल नाउ? आगे बढ़ जाएं, चलिए। नेक्स्ट अब जो मुझे आपको समझाना है वो है वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? ध्यान से समझिएगा, एग्रीमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल है तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर नहीं हो तो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट।
ठीक है, अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिबल है तो हम पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल हो तो वो कहलाता है वॉइड एग्रीमेंट। हाँ, एक तरह से वो वॉइड है, लेकिन आमतौर पर वॉइड एग्रीमेंट उनके लिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि दे आर पर्सनल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। हम बेसिकली बात करते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स की। तो बहुत सारे ऐसे कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं जो एनफोर्सिबल नहीं होते, तो आमतौर पर जो वॉइड एग्रीमेंट टर्म है ये उन्हीं के लिए यूज की जाती है। मीन्स दोज कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर कमर्शियल बट स्टिल नॉट एनफोर्सिबल, they are called as void agreements. They are more or less treated like personal agreements and others which are not enforceable. अभी तो मैंने voidable पढ़ाया ही नहीं आपको। हाँ, अभी मैंने वैसे एग्जैक्टली तो void agreement भी नहीं पढ़ाया। कीप पेशेंस, मैंने तो सिर्फ अभी एक दो लाइन लिखी। ठीक है, void agreement, void agreement क्या है? which is not enforceable by law। ठीक है, void agreement के बारे में एक सेंटेंस लिखा जाता है that void agreement is void ab initio। ab initio का मतलब from the very beginning। void agreement is void ab initio, that is from the very beginning। ठीक है, इसके दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल देता हूं वॉइड एग्रीमेंट के, पहले पेशेंटली इसको सुनेंगे, फिर हम आगे कुछ और बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ कहता है आप बच्चों के साथ डील नहीं कर सकते। बच्चों की डेफिनेशन है माइनर, माइनर मतलब 18 साल से छोटा। ठीक है, सो अब मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने कहा एग्रीमेंट विद माइनर। आपने किसी 18 साल के छोटे बच्चे से कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई चीज खरीदने के लिए, बेचने के लिए, जो कुछ भी है, इट कैनॉट बी इंप्लीमेंटेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इवन दो इट मे बी ए कमर्शियल एग्रीमेंट। लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बोलते नहीं गलत है, ये शुरू से ही गलत है, इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो सकती। दिस इज वॉइड, नलिटी। वॉइड मीन्स नलिटी, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरह से, तो बात ही बेकार है। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्रीमेंट विद इलीगल ऑब्जेक्ट। इलीगल ऑब्जेक्ट, किसी को मर्डर करने के लिए आपने कंट्रैक्ट कर लिया, डकैती डालने के लिए आपस में डील कर ली, ठीक है मैं डाका डालूंगा, इतने पैसे दो, ये करो वो करो। नाउ सच काइंड्स ऑफ थिंग्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। कल को उसमें गड़बड़ हो जाए, आप बोलो जी मैंने तो मार दिया उसको, पहन दे रहे, कोर्ट इसमें क्या करेगा? है ना? तो इफ यू आर डीलिंग फॉर सम इलीगल ऑब्जेक्ट, इसका कोई बेड़ा पार नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। आप जानते हैं दुनिया में बहुत चीजें हैं इम्पॉसिबल है, बहुत सारी। ठीक है, कुछ भी, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। आपने बोला मेरे को कि मैं आपको उड़ना सिखाऊंगा, कोई पर नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं, ऐसे ही उड़ने लगोगे, मंत्रा सिखा दूंगा एक ऐसा, या यू विल बी एबल टू वॉक ऑन वाटर, या यू विल मेक अ डेड मैन अलाइव,
कुछ भी इस तरह की अगर कोई आप इम्पॉसिबल चीज के लिए एग्रीमेंट करते हैं, फिर ऑब्वियसली कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन सच एग्रीमेंट्स बिकॉज दिस आर वॉइड, यूजलेस एग्रीमेंट। ऐसे तो कोई भी कुछ भी करता रहेगा तो कोर्ट कहां तक उस चीज में घुसेगा। तो वेरियस अदर एग्जाम्पल्स आर देयर, बट देन वो हमारा बाद में सिलेबस के अंदर आएगा वॉइड एग्रीमेंट, तो उस दिन हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्का वॉइड एग्रीमेंट समझ गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क है। वैसे तो ये हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं था, इसलिए मैंने अवॉइड करने की सोची, लेकिन फिर भी ब्रीफ में बता देता हूं। जैसे आपने कहा, खुद ही वर्ड लिया, यूज किया, चीटिंग। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब होता है जब फ्री कंसेंट मिसिंग होती है। ये थोड़ी देर बाद अभी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तब आएगा। फ्री कंसेंट होती है, जैसे मान लेते हैं आपने किसी के साथ फ्रॉड किया, झूठ बोल के कोई डील कर ली, ठीक है। मान लेते हैं आपने अपनी गाड़ी बोली बिल्कुल नई जैसी है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिंगल हैंडेड जो है चली है, और ये वो, जबकि वो थी गाड़ी पंचायत की, समझ गए। तो आपने ऐसे कह सुन के डील कर ली, करेक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है। वो जो दूसरी पार्टी थी, जब उसको सही बात पता चलेगी तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो फिर वॉइड में और वॉइडेबल में फर्क क्या है, कि वो जो दूसरी पार्टी थी ना, एक्चुअली उसके बाद दोनों चॉइस है। वो उसके बावजूद भी हो सकता है कि उस गाड़ी को खरीद ले, उसको सब कुछ पता चल गया, फिर भी कहेगी चल कोई बात नहीं मैं खरीद रही हूं, तो वो पॉसिबल है। यानी कि जब एक पार्टी के पास, अगर दो ही पार्टी हैं तो दूसरी पार्टी के पास, या तीन पार्टी हैं तो बाकी की दोनों पार्टीज के पास, आई मीन टू से अदर पार्टीज हैव एन ऑप्शन, चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दें और चाहे एक्सेप्ट कर ले, तो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब जैसे ये जो केसेस हैं इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही है, कोर्ट में इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। जो वो वाला है चीटिंग वाला, वो एक टाइम फिर भी हो सकता है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, हो सकता है वो तब भी उस चीज को खरीदने में बिलीव करे, तो कोर्ट कहता है ठीक है, अगर आप फिर भी मंजूर है, आपको सब कुछ जानते बूझते समझते हुए भी आप कर रहे हो, ओके। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कई बार वैलिड भी हो जाता है, बट वॉइड तो वॉइड ही रहता है। कोई डाउट? ठीक है, मैं एक रॉन्ग एग्जाम्पल्स लेता हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, और मैं कई बार सोचता हूँ कोई और बढ़िया सा एग्जाम्पल सोचो, अभी तक दिमाग में नहीं आया, है ना। बुरा एग्जाम्पल है बात को समझाने के लिए। जैसे कि अगर एक बेबी जो है वो बॉर्न डेड है, तो वो डेड ही है, उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो ये एग्रीमेंट जो है ना, ये डेड है ना, बॉर्न डेड, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एक बच्चा बहुत बीमार है, वो वॉइडेबल, वो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे समझ लेते हैं, रॉन्ग एग्जाम्पल है बट बात को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा डिस्कशन अब स्टार्ट हो सकता है हैप्पीली अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। Essentials of a valid contract, section 10. किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में आप सोचिए, सपोज आप सबके हाथ में मोबाइल होता है, आप उसके बारे में सोचिए। तो मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, नहीं, सिम कार्ड होता है, स्क्रीन होता है, कीपैड होता है, चाहे टच में हो या कैसे भी, और भी बहुत चीज़ें, बॉडी है, ठीक है ना, उसके सर्किट्स हैं, कुछ ना कुछ है। तो वो सारी चीज़ें मिलके एक साथ प्रॉपरली जब काम करती हैं तो वो मोबाइल है। अगर कोई एक चीज़ भी गड़बड़ हो जाए, बैटरी ना हो, सिम ना हो, नेटवर्क ना हो, कोई भी एक चीज़ गायब हो जाए, तो मोबाइल विल नॉट फंक्शन, बेकार हो जाएगा, उसको आप पटक दोगे, जोर से नहीं पटकोगे तो प्यार से रख दो, एट दी मोस्ट रखोगे तो है, नहीं चल रहा आज तो उसको रख दो, खत्म। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 बातें पढ़ाऊंगा, वो 10 की 10 होनी चाहिए, 2 4 5 होने से काम नहीं चलेगा। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 10 बातें बताऊंगा, 10 की 10 होनी चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एक पॉइंट भी गड़बड़ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, या वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी उसमें। वैलिड तभी कहलाएगा जब 10 की 10 बातें सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। ऑल हैव टू बी सेटिस्फाइड, क्लियर। जैसे सबसे पहला लेते हैं,
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जितने भी मैं आपको एसेंशियल्स बता रहा हूं, अब यही आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस है। बस आज आपको एक तरह से मैं ब्रीफ में 10 पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, बाद में इन्हीं पूरे पॉइंट्स के ऊपर चैप्टर्स आएंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पूरा एक चैप्टर है, कंसिडरेशन पूरा एक चैप्टर है, फ्री कंसेंट पूरा एक चैप्टर है, लॉफुल ऑब्जेक्ट पूरा एक चैप्टर है। आई मीन टू से कि जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे फिर बाद में वही बातें पूरे पूरे चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अभी ब्रीफ डिस्कशन होगा हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बनेगा और एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। सो कमर्शियल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो ऑफर का एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ ब्रीफ में सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी अ डेफिनेट एंड क्लियर प्रपोजल। इट शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर, प्रॉपर प्रपोजल होना चाहिए, दूसरी पार्टी की समझ में आना चाहिए कि आपने क्या प्रपोज किया है कमर्शियल लेवल पे, क्या आप डील करना चाहते हो, क्या आप बेचना चाहते हो, क्या आप खरीदना चाहते हो, व्हाट इज योर ऑफर। इट शुड बी डेफिनेट, इट शुड बी फाइनल, इट शुड बी क्लियर, देन इट इज ए वैलिड ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट जहां तक एक्सेप्टेंस का सवाल है, एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगी व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। Acceptance shall be valid when it is absolute and unconditional. ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज, जो बात कही पूरी बात मान लो, यूं की यूं, वेरिएशन मत करो। एब्सोल्यूट का मतलब नो वेरिएशन। मैंने एक चीज आपको ऐसे कही कि आप मेरे से 1000 रुपए में ले लो, तो आप 1000 रुपए में लेने को तैयार हो जाओगे अगर मान लेते हैं, तो वो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है, वैलिड है। अगर आप 1000 रुपए की चीज में वेरिएशन करते हो, आप बोलते हो 1000 नहीं 900, तो लॉ कहता है ये एक्सेप्टेंस नहीं है, फिर इसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। मतलब ऑफर पे आपने काउंटर ऑफर दे दिया, फिर दूसरी पार्टी सोचेगी अब क्या करना, 900 में हाँ करनी नहीं करनी। अब वो एक्सेप्ट कर सकता है 900, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस है, नहीं तो हो सकता है काउंटर ऑफर पे वो भी काउंटर ऑफर दे दे 950। कमर्शियल डील्स में होता है ऐसा। बट जो लास्ट स्टेप होगा, कभी तो डील फाइनल होती है ना, तो जो आखिरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी वो एक्सेप्टेंस है, उसके पहले वाला ऑफर, उससे पहले तो काउंटर ऑफर्स चलते रहेंगे। ठीक है, सो एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब कोई कंडीशन नहीं लगानी आपने इसमें। कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1000 रुपए में, आपने कहा हाँ 1000, लेकिन घर पे छोड़ना पड़ेगा। अब पता लगा उसमें 150 रुपए लगने मेरे, अब वो मुझे देखना है कि मैंने एक्सेप्ट करना है नहीं करना, या आपने कहा 2 साल की गारंटी साथ में देनी पड़ेगी इसके। आ रही बात समझ में? सपोज अगर ऐसा कुछ है तो वो फिर एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। यानी एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, दैट इज द रिक्वायरमेंट। कोई कंडीशन आप नहीं लगाओगे, लगाना है तो फिर कोई बात नहीं, कंडीशन लगा सकते हो, बट देन इट बिकम्स ए काउंटर ऑफर। इज इट क्लियर? सो क्या मैं मान के चलूं, थोड़ा थोड़ा आपको फर्स्ट हमारा जो है समझ में आ गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दिस इज द फर्स्ट थिंग, करेक्ट? नाउ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा है कंसेंसस एड इडम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों का दिमाग सेम दिशा में चल रहा हो। ठीक है, मैंने ग्रीन पेन मांगा और दूसरी पार्टी जो सेल कर रही है वो भी ग्रीन पेन ही ऑफर कर रही है, ये नहीं मैंने मांगा ग्रीन और वो दे रही है ब्लैक पेन, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हो सकता है? इनवैलिड ही है। तो मैंने मांगा पिज्जा, वो दे रहे हैं बर्गर, मैंने मांगी 100 चीज, वो दे रहे हैं 1000 चीज, मैंने मांगी ऑटोमेटिक, वो दे रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक, किसी भी एंगल से। सो मीटिंग ऑफ माइंड्स मीन्स बोथ द पार्टीज of same mind, they are taking the thing in the same sense
at the same time. Means there is a meeting of minds, there is no confusion, there is no mistake. दोनों पार्टीज एक ही बात कर रही है, मैं चीज बेचना चाहता हूं, वो खरीदना चाहता है, क्लियर। मैं कैश में ही चीज बेचना चाहता हूं, वो कैश में खरीदने को तैयार है, क्लियर। ये नहीं सारी बात हो गई, बाद में पता चला मैं तो क्रेडिट पे देते नहीं, हो गया मैं तो कैश खरीदता नहीं, 2 महीने से पहले तो आज तक किसी के पैसे नहीं दिए। मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैसे बेकार हो जाएगा। हाँ जी, काउंटर ऑफर होगा या ऑफर लैप्स हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बात खत्म। काउंटर ऑफर भी तो तब है ना, मैं कोई बात, कई बार होता है कि एक दुकानदार ने कही 1000, मैंने कहा चल दिया मैं तो आपको अगर वो चीज 20 रुपए की लग रही है, वो 1000 बोल रहा है, तो काउंटर ऑफर भी नहीं दिया आपने। लॉट मैनी टाइम्स इट हैपन, एक बंदे ने एक बार बोले को बिल्कुल समझ में नहीं आई, रिजेक्ट। तो ऑफर के बदले में काउंटर ऑफर ही होगा, ऐसा कुछ जुड़ थोड़ी, रिजेक्ट भी तो हो जाता ऑफर, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एनी क्वेश्चन? So we have discussed about 2, offer and acceptance, and the other is meeting of minds, consensus at each. सेम टाइम मतलब एक ही वक्त में, सपोज आप बोले आज मुझे चाहिए, वो बोला 3 महीने बाद दूंगा। सेम टाइम, सेम सेंस, सेम माइंड, सेम कंसेप्ट, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम प्राइस, सेम फीचर, सेम क्वालिटी। पता नहीं ना आप डील में किस किस बात को कर रहे हो, सारी बातें सेम होनी चाहिए, तभी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आएगा, नहीं तो वो उसी बात पे झगड़ेंगे, मैंने तो ये कहा था, तूने तो ये कहा था। जो भी चीजें हैं, एक दो नहीं, ये तो सिर्फ 2-3 चीजें में लिखी, हर चीज एकदम टैली करनी चाहिए, तभी तो फाइनली होता है। नहीं, आपने देखा होगा कई शॉप्स पे जाते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर कट बताता है, भाई ये हमारी बात हुई लास्ट में, ये चीज इतना प्राइस, ये कंडीशन, ये तो आप लेते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ तीसरा एसेंशियल है, पार्टीज have an intention to create legal obligations. Parties have an intention to create legal obligations. लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब अगेन एनफोर्सिबल एट लॉ। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, कोई भी ऐसा काम जो हमें करना है, दैट इज ऑब्लिगेशन। लीगल मीन्स अगर नहीं किया तो कोर्ट में जा सकते हैं, एनीथिंग विच इज एनफोर्स्ड थ्रू लॉ, द गवर्नमेंट इज ensuring that you have to do it, that is legal obligation. कोई डाउट? लीगल ऑब्लिगेशन टू सर्विसेज बिल्कुल है, झूठ थोड़ी, हम आपसे थोड़ी कह रहे हैं ट्रेडिंग की बात करें, यस सर्विसेज में भी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं ना, हाँ वो अलग काइंड है, वो उनकी एक्चुअली लीगल ऑब्लिगेशन कहां से क्रिएट हो रही है, बिकॉज दे आर हैविंग अ डील और यू कैन से अ कॉन्ट्रैक्ट और कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, वहां से उनको सैलरी मिल रही है, तो उस सैलरी के अगेंस्ट उनकी ड्यूटी है पब्लिक को सर्व करना। बट यस दैट इज ऑल्सो लीगल ऑब्लिगेशन, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट वहां पर वो जनरल पब्लिक से कोई डील नहीं कर रहे, दे आर डीलिंग विद द गवर्नमेंट, पब्लिक को तो वो सर्व कर रहे हैं, वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं अराइज हो रहा। आप पुलिस वाले से जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती कि आप मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, यू कैन रिक्वेस्ट एंड इट इज हिज ड्यूटी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट यू, बट आप उसके बदले में उसको पैसा नहीं दे सकती, लीगली आई एम टॉकिंग, ठीक है। सो जनरली हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, मींस हमें ये चीज क्लियर होती है कि अगर हमने ये बात पूरी नहीं की ठीक से तो ये हम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब जाना पड़ सकता है, इट कैन बी ए लीगली एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बारे में 2 बातें आप नोट कर लीजिए हाथ के हाथ, मतलब एक सेंटेंस में दोनों बातें आ जाएंगी। इन ए पर्सनल एग्रीमेंट, इन ए पर्सनल एग्रीमेंट, in a personal agreement there is a presumption, presumption मतलब मान के चलते हैं, assume करके चलते हैं, there is a presumption, there is a presumption that parties don't intend to, that parties don't intend to create legal relations, legal obligations, that parties don't intend to create legal obligations,
ठीक है, वही तो मैंने कहा ना, हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में हम ये मान के ही चलते हैं, पर्सनल एग्रीमेंट में यही तो मैंने कहा हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि उनकी कोई लीगल जो है वो क्रिएशन नहीं। जैसे क्वेश्चंस आएंगे भी आगे जाके जब हम पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर फिनिश होता है पहला, तो उसमें इस तरह की बातें आती हैं कि एक बंदे ने दूसरे को शादी का कार्ड दिया बेटे की, वो नहीं आया, तो ऑब्वियसली उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि कल को अगर शादी में नहीं आओगे तो आपको कोर्ट में घसीट लेंगे हम इस बात के लिए कि आप शादी में कैसे नहीं आए, या आपने डिनर पे किसी को इनवाइट किया वो नहीं आया। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि एक पर्सनल एग्रीमेंट में हम ये मान के ही चलते हैं कि पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन की कोई इंटेंशन नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, सिंपल कूल लाइफ, ठीक है, फुल स्टॉप, या इसी के कॉन्टिन्यूएशन। बट इन केस ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट्स, but in case of commercial agreements it is presumed but in case of commercial agreements it is presumed that parties that in case of commercial agreement it is presumed that parties intend to create legal obligations, ठीक है। नाउ ये बात जो मैंने आपको बताई अभी कि दैट पार्टीज हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ये बात एक रूलिंग में भी है कोर्ट की, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ठीक है। कोर्ट की जो रूलिंग्स होती हैं उसमें ज्यादातर दो पार्टीज आपस में लड़ती हैं, वो बात अलग है, बाय द वे शायद दोनों का ही सरनेम सेम होगा, जैसे गुप्ता वर्सेस गुप्ता हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर ये कोर्ट का डिसीजन है जिसके अंदर ये बात आई थी कि हाँ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि उसमें एक इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज की टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इज इट क्लियर? नाउ एक और रूलिंग है इंपॉर्टेंट, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड। एक रूलिंग है रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड की। इस रूलिंग में इन्होंने कहा, मैं लिखवाता हूं इसके बारे में, आप लिख लीजिए, फिर लिखते ही समझ में आ जाएगा। इन दिस रूलिंग रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड, इसको लिख के लिखिएगा इसके बारे में, दैट इन दिस रूलिंग both parties decided in this ruling both parties decided in this ruling both parties decided to avoid legal obligations, both parties decided to avoid legal obligations, both parties decided to avoid legal obligations, ठीक है। इट मीन्स देयर एग्रीमेंट वॉज नॉट एनफोर्सिबल एट लॉ, इट मीन्स देयर एग्रीमेंट वॉज नॉट एनफोर्सिबल एट लॉ, इट मीन्स देयर एग्रीमेंट वॉज नॉट एनफोर्सिबल एट लॉ। मतलब अगर दोनों पार्टीज ने सोच लिया कि भाई हम जो कुछ करेंगे आपस में सेटल करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो दे कैन अवॉइड इट, बट देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देन देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, अगर हम इंपॉर्टेंट रूलिंग आपको कोट कर रहे हैं क्लास में तो मीन्स याद करनी है, ठीक है। कई बार होगा मैं सिर्फ पढ़ दूंगा, अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ या कोई चीज़ डिक्टेट कर रहा हूँ, इन जनरल ये मेरा नेचर है कि मैं जितना भी समझाता हूँ, आज तो बोर्ड पे ज़्यादा लिख रहा हूँ, बट यूजली मैं सारा डिक्टेट करता हूँ, है ना। तो जो भी चीज़ मैं डिक्टेट कर रहा हूँ मतलब वो याद करनी, क्योंकि इसीलिए मैंने दो चीज़ों में दिया हुआ सब्जेक्ट मैटर, एक प्रिंटेड मैटर दिया असाइनमेंट की फॉर्म में, असाइनमेंट के अंदर मैंने इस चीज़ को नहीं सोचा है क्या एग्जाम के लिए रेलेवेंट है क्या नहीं है, पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट यू डोंट हैव टू रेफर एनी बुक, ठीक है। बट कुछ चीजें होती हैं समटाइम्स, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, एक टाइम छोड़े भी जा सकते हैं, तो उस हिसाब से जो मैं डिक्टेशन देता हूं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट है,
वो तो आपको करनी ही करनी है, और साथ में असाइनमेंट को रीड आउट करना है। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी सीपीटी लॉ विद मी, कि जितना लिखवा दिया वो तो सारा लर्न कर लो, साथ में असाइनमेंट रीड कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, उसकी भी नॉलेज आ गई। बाकी मेनली ये है, असाइनमेंट से ही सारा समझ के पढ़ के मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों चीजें। ठीक है, तो मान के चलो हम डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, 4th पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। The fourth point is lawful consideration. Consideration क्या है? Price of the promise, something in return, या प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। जैसे एक काम मैंने आपको कहा करना है, आई विल गिव यू 100 रुपीज, उसके बदले में आप क्या करेंगे? यू विल गिव मी अ नोटबुक, और यू विल कुरियर माई पैकेट, यू विल टेक माई पैकेट टू सम अदर सिटी इफ यू आर ए कुरियर कंपनी, है ना, और यू विल गिव मी लाइक अ ग्लास ऑफ जूस और एनीथिंग यू विल डू, that is consideration, the price। जरूरी नहीं कि ये कैश में हो, इट मे बी कैश और मे बी काइंड, कोई जरूरी नहीं कि कैश में हो, काइंड में भी हो सकता है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ कंसिडरेशन। ठीक है, हाँ जी, हाँ वहां पे क्या है, उस चीज का ऑफर है, और उसमें जो चीज आप लेन देन की बात कर रहे हो उसको कंसिडरेशन बोलते हैं, बस इतना ही है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज एन एग्रीमेंट, लेकिन व्हाट यू आर ऑफरिंग एंड व्हाट ही इज एक्सेप्टिंग इज ए कंसिडरेशन। अब लॉ कहता है कि जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। मिलती जुलती ही चीजें हैं, इसमें आपकी बात जो आपके दिमाग में है कंफ्यूजन गलत नहीं है, बात ठीक है कि वही तो मैंने ऑफर किया वही आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन हमने जो लेन देन करना है वो कंसिडरेशन कहलाती है, वो भी लॉफुल होनी चाहिए, बस इतना है। ठीक है, मतलब पैसा चोरी का नहीं होना चाहिए, जो काम आपने दूसरे को कहा वो चीज भी लीगल होनी चाहिए, वही चीज अब इलीगल मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इलीगल कंसिडरेशन देखा जाए तो वो कंसिडरेशन भी तो हुई। अगर मैंने आपको कहा मैं आपको पैसे दूंगा और आप उसके बदले में उसको बदनाम करो या उसको मारो या कुछ भी इस तरह का, तो वो आपका है कंसिडरेशन, मेरा कंसिडरेशन तो पैसा देना है, आपका कंसिडरेशन उसको मारना है, तो ये भी लॉफुल होना चाहिए। इलीगल कंसिडरेशन होगा तो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, या नो कंसिडरेशन पर भी नहीं करेगी। कंसिडरेशन जो है कैश और काइंड दोनों में हो सकता है, और साथ में ये भी रूल है कि अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन होना भी जरूरी है, दोनों बातें हैं, और साथ में उसका लॉफुल होना भी जरूरी है। इलीगल कंसिडरेशन नहीं हो सकती कुछ भी। तेरे को मैं 10,000 रुपये दूंगा, बस इतना ही। नहीं हो सकता, आपने कहा मैं लूंगा, हाँ, लेकिन आपकी तरफ से कंसिडरेशन मिसिंग है, तो फिर कोई ग्राउंड होना चाहिए कि मैं क्यों दे रहा हूं आपको, या तो मैं बोलूं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन दे रहा हूं, नहीं तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना कंसिडरेशन। जब मैंने कुछ दिया तो आप भी तो कुछ करोगे। सिंपल मैंने आधी बात करी, आप तो एक्सेप्ट कर ही लोगे, मैं आपको बोलूं मैं 10,000 रुपये दूंगा, आप हाँ नहीं करोगे, बट आप भी तो कुछ करोगे, अदरवाइज इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गलती है। ठीक है, जब हम इसका चैप्टर पढ़ते हैं ना तब हम इस बात को पढ़ते हैं कि अगर नो कंसिडरेशन है तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन फिर उसमें जो आपसे कनेक्टेड एग्जांपल जो मैंने भी क्रिएट किया उसमें क्या आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो तो बात अलग है, और वो बात भी राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए कोर्ट में, तब तो मानी जाएगी वन तरफा में दे दिया है कोई भी किसी को चीज, अदरवाइज थोड़ी होता है ऐसा रियल लाइफ में। अगर दो अनजाने आदमी एक दूसरे को इस तरह से एग्री कर रहे हैं 1,00,000 रुपए दूंगा तो क्यों दिया, इट्स नॉट ए वैलिड। कल को मैंने बोला और फिर मैंने नहीं दिया तो वो एनफोर्स नहीं हो पाएगा कोर्ट में, कोर्ट कहेगा भाई तेरे को लाख रुपए क्यों दे रहा था, आपका उसको जवाब ही नहीं, बोले जी तो कह रहा था दे दूंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है जब दे ही रहा तो ले लो, बोला तू भी पागल है और हमें तो पागल समझ में ना, तो ऐसे नहीं चलता। आई मीन टू से कंसिडरेशन देयर शुड बी देयर शुड बी सम कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज। एक्सेप्शंस आर देयर, लाइक मैंने कहा नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो एक अलग चीज है, अदरवाइज रूटीन में ऐसा नहीं होता।
समझ में आ रहा है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर जो अभी आपने मेरे से पूछा, उसके अंदर ये बात हुई थी कि पार्टीज की इंटेंशन होगी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की, पॉजिटिव बात। रोज एंड फ्रैंक ने कहा हम चाहें तो उसको दूर भी रख सकते हैं, बस इतना है। यानी बेल्फोर एंड बेल्फोर की रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की बात नहीं कर रहा, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही बात तो एक्ट में भी लिखी है कि भाई पार्टीज जो है वो लीगल इंटेंशन क्रिएट करेंगी, वही बात उसमें लिखी है। तो यानी कि एक तरह से इंपॉर्टेंट जो रूलिंग है वो रोज एंड फ्रैंक की है, जिसने ये बात कही कि अगर हम चाहें तो उस लीगल ऑब्लिगेशन को उठा के दूर भी रख सकते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ एग्रीमेंट होगा। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात जो बताई वो रोज एंड फ्रैंक के किसने तो बताई, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने नहीं आ रही है। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो पांचवा पॉइंट है हमारा वो है कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। यानी जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट होनी चाहिए। द पार्टीज शुड बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर? जैसे इसके अंदर आ जाता है मेजर, एज ऑफ 18 years or more, then persons of sound mind and persons not disqualified by law to enter into a contract. Major, persons of sound mind and persons not disqualified by law to enter into a contract. ठीक है, तो जो लोग कंपीटेंट हैं वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिवली दो बातें बताई, एक 18 साल से ऊपर हो उम्र और उसका दिमाग सही हो। ठीक है, नाउ इरेज कर दूं इसको, लिख लिया? ठीक है, नाउ अब मैं आपको एग्जांपल्स लिखूंगा दो तीन जो इनकम्पिटेंट है। एग्जांपल्स ऑफ पर्सन्स नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मैंने पहले कहा था मेजर कंपीटेंट है, तो इसका मतलब फिर माइनर कंपीटेंट नहीं है। अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे मैंने कहा पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड कंपीटेंट है, तो इसका मतलब इडियट। इडियट वो होता है जिसका माइंड ठीक नहीं है परमानेंटली। इसमें एक और टर्म आती है ल्यूनैटिक, जो कभी पागल होता है कभी ठीक होता है। अरे बात सुन में, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो माइनर एंड इडियट, दीज आर नॉट क्वालिफाइड। और तीसरा मैंने कहा था पर्सन्स नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो उसके अंदर कौन कौन आता है? उसमें आता है एलियन एनिमी, जिस कंट्री के साथ वॉर हो गई हो उसके लोग, या इंसॉल्वेंट्स। ठीक है, एलियन एनिमी, इंसॉल्वेंट्स, और भी हैं कई लोग इसके अंदर, कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स हो गया जो सजा याफ्ता लोग हैं ना, जिनके बारे में डिक्लेयर हो रखा है कि भाई हाँ इन्होंने एरर की है, क्राइम किया हुआ है, और दे आर सफरिंग द पनिशमेंट राइट नाउ। वंस देयर पनिशमेंट इज ओवर, मे बी ऑफ ए ईयर और 2 whatever, after that they are free to contract, but as such till that period is over they cannot enter into a contract. It can be cash.
कर ही नहीं सकते ना, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते आप उनके साथ। ना ना, कैश वाली पनिशमेंट तो पैसे जमा करा दी, बात खत्म हो गई, फाइन लगा, वो तो सिंपल। मैं बात कर रहा हूँ जिसको 2 साल की जेल हो गई, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ही कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर उसके बिहाफ पे अगर कोई करे बिहाफ पे तो कोई कुछ भी करता रहे, उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बेनिफिट के लिए करे तो, ये नहीं कि उसकी चीजें उठा के बेच दो पीछे से। अब तो 2 साल के लिए अंदर है जो कुछ बेच खाना बेच खाओ, इसका आ तो सकता नहीं। तिहाड़ में रोज चेक करने जा रहा है एक आदमी, कहीं भाग तो नहीं गया वो काम नहीं होना चाहिए। सो माइनर, इडियट, एलियन, एनिमी, इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट्स, these are few people who are not qualified to enter into contract, and unless there is a competency of the parties, contract is not a valid contract. उसके बाद yes he can, he is a free man. वो तो सभी में है, माइनर जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद कर सकता है, इडियट का दिमाग अगर सही हो जाएगा किसी वजह से तो भी कर सकता है, एलियन एनिमी जब वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद वो कर सकता है, इंसॉल्वेंट्स का भी जब इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाएगी। कोई आदमी का दिवाला पिट जाए तो सारी जिंदगी थोड़ी दिवाला रहता है वो। आपने कोर्ट में बोल दीजिए मेरा दिवाला पीट दो, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी सारी एसेट्स ले लो, जो उसकी लायबिलिटी उनको दे दो, उसके बाद वो फ्री, दोबारा नई जिंदगी, नई शुरुआत, फिर दोबारा दिवाला करो कुछ सालों बाद। ऐसी तो होता है। हाँ जी, क्या कर सकते हैं? फॉरेन सिटीजन से कर भी सकते हो, नहीं भी, दैट डिपेंड्स। इसलिए मैंने वो एग्जांपल जानबूझ के नहीं लिया, असाइनमेंट में लिखा हुआ वर्ड फॉरेन सिटीजन, बट मैंने अवॉइड किया उसके डिस्कशन को। कुछ टिपिकल केसेस में फॉरेन सिटीजन के साथ कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते, वो अलग अलग एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उसके बारे में लॉ ये लिखा हुआ है कि अगर आप उनके साथ डील कर रहे हैं तो वो आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, आप उन पर नहीं कर सकते। तो ऐसे अलग अलग है। अभी जब हम इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बट रीजन होगा कोई उसका, ऐसे नहीं। अभी तो इंडिया इज नॉट ऑन द वॉर। अभी पाकिस्तानीज आर नॉट एलियन एनिमीज, दे आर आवर फ्रेंड्स, यू कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देम। जिस दिन वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा, अब बोलोगे कारगिल में तो रोज गोली चलती है, वो चलने दो, वो नहीं माना जाएगा। जब ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो जाएगी, जब से जब तक, उस दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं। 6 पॉइंट इज फ्री कंसेंट। अपनी इच्छा से, खुशी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, दैट इज फ्री कंसेंट। ये भी जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में, दैट पार्टीज एंटर, फ्री कंसेंट मीन्स पार्टीज एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट विद फ्री विल। पार्टीज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फ्री विल। ठीक है, अपनी इच्छा से, खुशी से एंटर कर रही, नो प्रेशर, नथिंग। ये जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर फ्री कंसेंट मिस हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। ठीक है, नाउ एक सेकेंड, फ्यू एग्जाम्पल्स व्हेन फ्री कंसेंट इज मिसिंग। हाँ जी, देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो वो वॉइड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो वैलिड नहीं होगा तो वॉइडेबल भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल। हाँ, फ्यू एग्जाम्पल्स व्हेन फ्री कंसेंट इज मिसिंग। इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है कोर्जन। कोर्जन क्या है? कनपट्टी पे रख दो गन, 10 लाख की गाड़ी है, बेच दे मेरे को 15 रुपए में, 100 रुपए में, 1000 रुपए में, नहीं तो, या बच्चे को पकड़ लो उसके, छोटा सा तो होता है बेचारा, नहीं अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो ना। इस तरह के जो क्राइम, या और कुछ नहीं कर सकते तो अपने पेरेंट्स को, जैसे कई लोग ऐसा करते हैं, नहीं या तो ये चीज मेरे को दे दो, नहीं तो आई विल सुसाइड, खत्म। So if you are committing a crime or threatening to commit a crime, so that the other person enter into a contract,
दिस इज कोर्जन, नो फ्री कंसेंट। आप किसी को जबरदस्ती मारपीट के तो कुछ भी यहाँ करा लो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होगा। ठीक है, लिखिएगा, इफ वन पार्टी इज कमिटिंग ए क्राइम, इफ वन पार्टी इज कमिटिंग ए क्राइम, if one party is committing a crime or threatening to commit a crime, if one party is committing a crime or threatening to commit a crime, in order to force other party to enter into the contract, in order to force the other party, in order to force the other party to enter into the contract, in order to force the other party to enter into the contract, then it is coercion, then it is coercion, and the contract is voidable, and the contract is voidable. void and unenforceable, voidable में दोनों ऑप्शन होते हैं। हर, हाँ, voidable तो दोनों में से किसी भी दिशा में जा सकता है, नहीं भी वो, लेकिन उस पार्टी पे डिपेंड करेगा जो सफरर पार्टी है। हाँ, अब जैसे इस केस में जिसको मारा पीटा है, अगर वो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में बिलीव कर रहा है तो वो वैलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है नहीं जी मेरे को तो जबरदस्ती साइन कराए, तो फिर वो वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैं इस वक्त आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कुछ जिसमें फ्री कंसेंट मिस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के दिमाग को पूरी तरह से डोमिनेट करके उस पोजीशन का मिसयूज करती है। When one party is in a position to dominate the will of other, when one party is in a position to dominate the will of other and misuses that position, then it is undue influence. ठीक है, लिखेगा, when one party is in a position, when one party is in a position to dominate the will of the other, is in a position to dominate the will of the other, when one party is in a position to dominate the will of the other and actually misuses the position, and actually misuses the position, and actually misuses the position, then it's a case of undue influence. Then it's a case of undue influence and the contract becomes voidable. And the contract becomes voidable. ठीक है, इसके दो तीन एग्जाम्पल्स हैं जो हम बाद में जब ये चैप्टर आएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का तब पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का एग्जाम्पल है। ही इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द पेशेंट, वो उसको बहला फुसला के उससे कोई फायदे वाली चीज़ ले सकता है। या एडवोकेट है, उसको सारी बातें बता देते हैं हम खुद ही जाके, भी हमने ये गलती की है, फिर वो आपका केस लड़ता है। तो एडवोकेट, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ उसका, क्लाइंट, है ना। या तीसरा, जैसे कुछ गुरु होते हैं, चीटर गुरुज भी होते हैं, तो गुरु एंड हिज डिसाइपल, वो उसकी पोजीशन होती है, पूरा वो उसको डोमिनेट कर सकता है उसके विल को। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो दिए गए हैं जहाँ पर when one person is in a position to dominate the will of the other and if he misuses then undue influence, contract becomes voidable. ठीक है, तीसरा लिखेगा, हाँ इसमें वायलेंस की कोई बात नहीं, बुद्धू बना रहे हैं इसमें, दिमाग से पता भी नहीं चल रहा और चोट लग रही है, हाँ मेंटली उसको परेशान कर रही है। हाँ, जो भी। थर्ड पॉइंट, फ्रॉड। फ्रॉड का क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि फ्रॉड मीन्स चीटिंग, मीन्स
you are giving false statements knowing them to be false. Fraud means giving false statements. Fraud means giving false statements knowing them to be false. Fraud means giving false statements knowing them to be false. पता है झूठ है फिर भी बोल रहे हो, that is clear cut fraud. Contract becomes voidable. ठीक है ना. Fourth, misrepresentation. Fourth is misrepresentation. ठीक है. मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? फॉल्स, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट्स. मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट्स. इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट. गलत तो है बात, लेकिन आपको तो ये लग रहा है कि सही है, लेकिन फिर भी बात तो गलत है. लेकिन लॉ कहता है भाई ठीक है, जानबूझ के दोगे तो ज्यादा पेनल्टी लगाएंगे तुम पे, फ्रॉड है. लेकिन अगर गलती से भी आपने कोई चीज कही और है वो गलती, तो दूसरी पार्टी तो नुकसान नहीं उठाएगी ना, तो स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. पार्टी फिर भी रिजेक्ट तो कर ही सकती है. These are few examples when the free consent is missing. गड़बड़ है मामला. ठीक है. Essentials of a valid contract में सातवां है lawful object. ठीक है. सेवेंथ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है आपका? वो भी लॉफुल होना चाहिए. किस चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. ठीक है. तो मैं इसमें नेगेटिव एग्जांपल्स देता हूं. लॉफुल तो एनीथिंग विच इज परमिटेड बाय लॉ, सीधा सीधा. सो अब मैं आपको नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूं. एग्जांपल्स ऑफ, यू कैन से, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स. पहला, इलीगल एग्रीमेंट्स. ठीक है. अगर आपके ऑब्जेक्ट का, आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट जो है इलीगल है, एनीथिंग विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, ऑब्वियसली. चाहे आप किसी को डिफेम करना चाहते हो, बदनाम करना चाहते हो, मारना चाहते हो, चीट करना चाहते हो, कोई भी, अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी नेगेटिव है, दैट इज इलीगल एग्रीमेंट. इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कमर्शियल हो सकता है बट एनफोर्सिबल नहीं होगा. इज इट क्लियर? देन इमोरल. ऑल इमोरल एग्रीमेंट्स आर नॉट ट्रीटेड लॉफुल. इमोरल हो गए बेसिकली जहां मोरालिटी मिसिंग है. मोरालिटी जैसे स्पेशली द कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू प्रोस्टिट्यूशन. ये सारे प्रोस्टिट्यूशन टाइप एग्रीमेंट्स मेजर एग्जांपल है इमोरल एग्रीमेंट के. ये अलाउड नहीं है. हाँ, ब्राइब जो है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है, इमोरल में नहीं आता है. कवर ब्राइब भी किया हुआ इन्होंने, बट दैट इज द थर्ड वन, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. उसमें आपने किसी जॉब को लेने के लिए, सपोज गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए, या गवर्नमेंट से कोई अवार्ड लेने के लिए, कोई गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, या अपना कोई काम लाइसेंस निकलवाने के लिए, कुछ करने के लिए अगर आपने ब्राइब किया है, so that is opposed to public policy. So all these contracts, all these agreements, I shouldn't say contract, all these agreements are not for the lawful object, so it is like valid essential is missing. ठीक है. सारे समझ में आ रहे हैं जो अभी तक पढ़ाए मैंने? सबसे पहली बात कही, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, कंसेंसस एट ईडम, उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की, है ना. कंसिडरेशन, जो लेन देन है पैसा, वो लीगल होना चाहिए, है ना. उसके बाद जो पार्टीज हैं वो कंपीटेंट होनी चाहिए, माइंड सही हो, एज पूरी हो, सब कुछ ठीक रहे, कंसेंट फ्री हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई मारा पीटी ना हो, और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए. ठीक है. हाँ, बाद में जब आपको पता चलता है तो एक तो उसके बाद वो आप तुरंत वॉइड कर दो. एक तो पहली बात, तो अगर सपोज मेरा ऑब्जेक्ट इलीगल है लेकिन आपका लीगल है, तो इतना ही हो पाएगा सिर्फ. एक तो आपको प्रूव करना पड़ेगा पहली बात तो,
सपोज मैंने जो है घर किराए पे लिया इसलिए ताकि मैं टेररिस्ट लोगों को अपने घर पे बुला के मीटिंग्स कर सकूं, आई एम अ टेररिस्ट सपोज, और यू आर ए लैंडलॉर्ड, आपको नहीं पता, आपने तो सोचा भला आदमी देखने में लग रहा है, देखने में तो ठीक है, दे दिया आपने, तो इन दैट सिचुएशन लॉ तो बाय डिफॉल्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि आपने जानते बूझते किया। नाउ यू हैव टू प्रूव इट। एक तो पहली बात ये है, इलीगल चीजों के अंदर ये होता है, लॉ के अंदर गवर्नमेंट का लॉ है, इलीगल चीजों में बाय डिफॉल्ट जो उससे कनेक्टेड होता है उसको इलीगल मान के चलते हैं। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं ईमानदार हूं या मुझे नहीं पता था, पहली बात तो। लेकिन अगर आप प्रूव कर सकते हो, क्रिमिनल लॉ पे मेरी बहुत कमांड नहीं है इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेसिकली आई एम ए टीचर ऑफ टैक्सेशन एंड ये मर्केंटाइल लॉ का जो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट क्रिमिनल लॉ में आई थिंक कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे, बट पूरा एकदम 100% छूट के एकदम क्लीन चिट आ जाओगे, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कोर्ट में क्या करोगे? वो तो है ही, वो तो आप नहीं भी करो तब भी वॉइड है, वो तो है ही है, वॉइड तो है ही, उसमें तो आपको जरूरत ही नहीं, उसके बगैर एक्शन हो जाएगा इलीगल कामों में तो। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आपको एफर्ट्स तब भी करने पड़ सकते हैं, इतना मैं जनरल अवेयरनेस जो है उसके बेसिस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम क्लीन चिट मिल जाएगी जस्ट ये प्रूव करने से। हाँ, और भी इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। अपोज टू ट्रेड इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, सपोज मैंने आपके साथ एग्री किया कि आप दिल्ली में या पूरी इंडिया में कोई दुकान ही नहीं खोलोगे, दैट इज अपोज टू इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। मैं आपको बिजनेस करने से थोड़ी रोक सकता हूँ, या मैं आपको नौकरी करने से थोड़ी रोक सकता हूँ, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, ये सब चीजें वही है ना, डिटेल में जब आएंगी तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और? 7वां के बाद 8वां है रजिस्ट्रेशन एंड राइटिंग। रजिस्ट्रेशन एंड राइटिंग लिखेगा, ये लिखने से समझ में आ जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट में बी ऑरल, मतलब मुंह से बोल के, एग्रीमेंट में बी ऑरल और इन राइटिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑरल और इन राइटिंग, और कंट्रैक्ट में भी ऑरल और इन राइटिंग, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, बट इन फ्यू एक्ट्स, लिखो ये भी, बट इन फ्यू एक्ट्स, बट इन फ्यू एक्ट्स राइटिंग इज कंपल्सरी। ठीक है, कहने का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं होते, और भी एक्टों में होते हैं, तो अगर वहां राइटिंग कंपल्सरी है तो फिर राइटिंग जरूरी है। ठीक है, अब फ्यू एक्ट्स में जहां राइटिंग कंपल्सरी है उसका जैसे एग्जांपल है हम, तो जैसे फॉर एग्जांपल है सबसे पहले सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर आप कोई मकान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो राइटिंग में होना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से गिफ्ट्स आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, इसमें राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, गिव आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, अगर कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से आपने किसी को कोई चीज दी, राइटिंग में होना जरूरी है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं लाइक आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एक्ट है। आर्बिट्रेशन क्या होता है समझिएगा पहले इसको। समटाइम क्या होता है कि दो पार्टीज एग्री कर रही हैं किसी डील के लिए, और वो सोचते हैं अगर कल को झगड़ा होगा तो बजाय कोर्ट जाने के पहले थर्ड पर्सन से डील कर लेंगे, उसको बीच में बिठा लेंगे सुलह कराने के लिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। बीच बचावकार, सलाहकार, सलाहकार तो नहीं होगा, एडवाइजर तो नहीं हो, बीच बचाव का। पंचायत में 5 आदमी होते हैं, आर्बिट्रेटर नॉर्मली 1 पर्सन होगा, बट कंसेप्ट पंचायत जैसा है। हाँ, डिवोर्स में नहीं, डिवोर्स में तो आर्बिट्रेटर नहीं होता, वो तो बीच में एक मीडिएटर बिठाते हैं जो काउंसलर टाइप होता है, कि भाई झगड़ रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तो किसी को बिठा दिया, समझाओ समझाओ इनको, वो अलग होता है। हाँ,
हाँ तो कोई तीसरे के पास रेफर कर लेता बट इसमें क्या है, ये प्रॉपर राइटिंग में होना चाहिए, मतलब फॉर वैलिडेशन। वैसे तो आप वैसे ही माना दो आदमी झगड़ रहे हैं तो वैसे ही माना किसी तीसरे से समझ के काम हो सकता है, उसमें कोई बुराई थोड़ी, कोर्ट मना थोड़ी कर रहा है ऐसे कैसे कर दिया, झगड़ रहे हो तो हमारे पास आओ। पहले 1 लाख केसेस है इंडिया में हर समय पेंडिंग, वो तो अच्छी बात है। हाँ बट कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने प्रोसेस ये बनाया हुआ है कि आर्बिट्रेटर अगर अपॉइंट करना है तो फॉर वैलिड आर्बिट्रेशन प्रोसेस बेटर अपॉइंट उसको राइटिंग करो, पता चले कौन है, दोनों पार्टी उस पर एग्री कर रही है नहीं कर रही, क्या है क्या नहीं, ये बात। सो जैसे मैंने समझाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, बट अगर किसी और एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, तो अगर वो राइटिंग में नहीं होगा तो उस एक्ट के हिसाब से वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सेबल होता है, सर ओरल भी है, सर अगर प्रूव करना वो भगवान भरोसे है, वो सब्जेक्ट मैटर अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम कि भाई कैसे प्रूव होगा और कैसे नहीं होगा क्योंकि प्रूव तो उस पार्टी को करना पड़ेगा ना जिसको जरूरत है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जैसे आपके एग्जाम्पल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक सिचुएशन दी होगी, अभी आप पैदा हुए हो लॉ के हिसाब से और आप डिसाइड कर लोगे, और हो सकता है कि जो एग्जाम में रूलिंग आई है उसको डिसाइड करने में कोर्ट को 10 साल लग गए होंगे, तो आप में और उनमें क्या फर्क है, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने 1 मिनट में कर लिया, उनको 10 साल लग गए। आपको प्रूव कुछ नहीं करना, आपको दिया हुआ भाई ऐसा ऐसा हुआ, वो हुआ कि नहीं हुआ ये बात को प्रूव करने में गवाह ला, ये कर वो कर, कोर्ट को उसमें 10 साल लग गए। तो वो प्रूव के पीछे तो सारे कोर्ट ऑफ लॉ है। हाँ जी, हाँ आपके केसेस में तो फैक्ट्स दिए ही होंगे ना भाई, ये चीज ऐसे हुई, बात खत्म। 9 पॉइंट सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, सर्टेन होना चाहिए एग्रीमेंट, क्लियर, सर्टेन मीन्स क्लियर, नॉट कंफ्यूजिंग। एक आदमी के पास 3 कार हैं, बड़ा कॉमन एग्जांपल बुक्स देती हैं, मैं भी वही एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इजी है बात को समझना। एक आदमी के पास 3 कार हैं और वो कहता है आई वांट टू सेल वन ऑफ माय कार, यू सेड ओके आई परचेज। हाँ ये क्लियर नहीं है तो इट्स अनसर्टेन, इट्स नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, कल को झगड़ा हो जाएगा तो कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगी इसमें बताओ। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। और 10th पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी मैंने आपको शुरू में ही शायद वॉइड एग्रीमेंट के वक्त समझाया था कि अगर आपने कोई इम्पॉसिबल चीज के लिए डील कर लिया तो वो कैसे वॉइड वैलिड हो सकता है, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 10 एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट में एक 11 पॉइंट इलीगल करके दिया हुआ बट वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। सो दीज आर द 10 एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। थैंक यू।